नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे 12 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट्स बनते हैं उसके बारे में। तो इसमें आज का जो पहला फैक्ट है कि हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत पहली बार जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति होती है उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा विद्यार्थियों? भारत करेगा, जो कि जुलाई 2024 से करेगा, ध्यान रखना। अब यूनेस्को चर्चा में आ गया, एक तो यूनेस्को के बारे में कुछ पॉइंट्स जानेंगे और साथ ही में कब से कब तक ये समिट होगा। तो 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 तक होगा। इस समिति के 46वें सत्र के लिए भारत की मेजबानी के लिए चुना गया है। तो ये कौन से नंबर का सत्र होने वाला है? सत्र से भी पूछा जा सकता है प्रश्न। एक तो कौन करेगा इस बार, वो तो भारत करेगा, लेकिन कौन से नंबर के सत्र की करेगा? तो 46वें नंबर की करेगा। और विश्व धरोहर समिति में 21 देश शामिल होते हैं विद्यार्थियों। ये जो कमेटी होती है ना, तो इसमें शामिल कितने होते हैं? 21 देश होते हैं। और इस बार जो इसकी लीडरशिप करेगा वो कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। अब यूनेस्को संगठन चर्चा में आ गया, तो यूनेस्को के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना विद्यार्थियों 16 नवंबर 1945 को लंदन में हुई, लेकिन इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है और भारत इसका सदस्य देश बना था 1946 में। कब बना था? 1946 में बना था। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? आंद्रे अजोले जी है। विश्व विरासत स्थल में भारत के कुल 42 स्थान शामिल है। 41वें नंबर का कौन सा बना था? तो शांति निकेतन बना था। और 42वें नंबर का जो कर्नाटक के होयसल मंदिर है उनको बनाया गया था। भारत में पहली बार 1983 में 4 स्थानों को विद्यार्थियों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और वो कौन कौन से? आगरे का किला, आगरे में ही ताजमहल है वो, और उसके अलावा एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं उनको शामिल किया गया था पहली बार। और गरबा को भी अभी हाल ही में अमूर्त विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। गरबा जो कि गुजरात का एक नृत्य है उसको। और अगला जो पर्सन है विद्यार्थियों वो भी फ्रांस से रिलेटेड है। वो क्या है कि हाल ही में गैब्रियन अटल को फ्रांस का सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना गया विद्यार्थियों। चुना नहीं गया, इनको नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है। जो फ्रांस के राष्ट्रपति है ना, इमेनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। और इनकी मात्र 34 वर्ष की उम्र में जो कि फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री वाले व्यक्ति बन गए हैं। और इनका नाम क्या है? गैब्रियन अटल। तो फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? गैब्रियन अटल है। कुछ स्टैटिक पॉइंट और जान लेते हैं। कितनी वर्ष की उम्र में बने हैं? 34 वर्ष की उम्र में बने हैं। इनको नियुक्त किसने किया है? तो इमेनुअल मैक्रोन के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। गैब्रियन अटल इस प्रतिष्ठित पद संभालने वाले पहले और समलैंगिक अधिकारी भी बन गए हैं। और साथ ही में आप्रवासन कानून यानी कि इमिग्रेशन लॉ जो है उसके हालिया राजनीति उथल पुथल के बाद फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। ध्यान रखना। अब फ्रांस इस चर्चा में आ गया। फ्रांस देश विद्यार्थी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहां पर है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये फ्रांस है। क्या है पूरा? ये फ्रांस है विद्यार्थियों। तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस। क्या होती है? पेरिस। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम यूरो है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो इमेनुअल मैक्रोन है। संसद का नाम नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 सदन होते हैं। उच्च सदन को सीनेट कहते हैं और निम्न सदन को राष्ट्रीय परिषद कहते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री अभी जो सबसे कम उम्र के हैं वो कौन बन गए? गैब्रियन अटल बन गए विद्यार्थियों, मात्र 34 वर्ष की उम्र में। पेरिस में विद्यार्थियों यूनेस्को का मुख्यालय, अभी चर्चा की थी हमने यूनेस्को के बारे में। साथ ही में फीफा की स्थापना यही हुई और लियोन में इंटरपोल मुख्यालय भी है। भारत और फ्रांस के मध्य राफेल लड़ाकू विमान को लेकर डील हो रखी है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों कई बार प्रश्न बना कि राफेल लड़ाकू विमान की संबंधित डील कौन से देश के साथ कर रखी है भारत ने? तो वो कर रखी है किसके साथ? फ्रांस के साथ कर रखी है। और इस जो राफेल लड़ाकू विमान है उसको कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है? तो वहां की एक कंपनी डसाल्ट एविएशन कंपनी, उसके द्वारा बनाए गए। और उससे भारत ने 36 भी खरीद ली है। और अभी एक और समझौता हुआ था 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का, जो कि भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं। तो इन 26 को लेकर समझौता हुआ, 36 खरीदे जा चुके हैं। और जब जब भी इससे समझौता हुआ है तो यहां से प्रश्न विद्यार्थियों हमेशा बनता है। आगे देखिएगा, फ्रांस कब कब चर्चा में रहा? तो हाल ही में फ्रांस डिजिटल सेगन वीजा जारी करने वाला यूरोपियन संघ का, यूरोपियन यूनियन का पहला देश बना था। तो यूरोपियन यूनियन का पहला देश जिसने डिजिटल सेगन वीजा जारी किया वो कौन सा बना? फ्रांस। और इस क्वेश्चन को मैंने कवर भी किया था। इसके अलावा अगला फैक्ट देखिएगा, हाल ही में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने
उग्रम नाम से स्वदेशी निर्मित असॉल्ट राइफल लॉन्च की या बनाई। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको राइफल दिखाई दे रही है इमेज में, इसको बनाई किसके द्वारा है? डीआरडीओ के द्वारा। अब डीआरडीओ चर्चा में आ जाता है तो डीआरडीओ के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जानेंगे, उससे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। डीआरडीओ की पुणे स्थित प्रयोगशाला जो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, छोटे में बोलते हैं एआरडीसी, एआरडीई में बनाया गया है। इसको भारतीय सशस्त्र बलों के लिए कैलिबर 70,000 यूएस निर्मित सिग सॉयर असॉल्ट राइफल की खरीद को मंजूरी भी दी गई है। इससे पहले 2020 में शुरुआत में 800 करोड़ रुपए से अधिक कीमत पर 72,000 अमेरिकी सिग सॉयर असॉल्ट राइफलें खरीदे गई थी। क्योंकि विद्यार्थियों, भारत सबसे ज्यादा जो आयात करता है वो करता है हथियार, और वो भी किससे करता है वो कमेंट करके बताओ। अमेरिका, रसिया, चाइना, या फिर एक देश कोई सा भी आपकी तरफ से जोड़ देना। बताओ किससे सबसे ज्यादा आयात करता है? देखिए डीआरडीओ चर्चा में आया है तो डीआरडीओ का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, और अभी हाल ही में 1 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। अर्थात प्रतिवर्ष अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? ये 1 जनवरी को मनाता है। विद्यार्थियों, मेरा आपसे एक प्रश्न है, अगर आप मेरी डेली की क्लास लेते हैं तो 100% आप जवाब दे देंगे। इस बार जो 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया गया वो कौन से नंबर का था? बताइए आप। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके प्रमुख और सेक्रेटरी वो कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत है। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और मंत्री का नाम पूछे तो रक्षा मंत्री के अधीन आता है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी है। किस मोटो पर ये काम करता है? तो संस्कृत में इसका मोटो मिलता है बलस्य से मूलम विज्ञानम, और अंग्रेजी में इसका मोटो क्या मिलता है? स्ट्रेंथ इज ओरिजिन इज इन साइंस। भारतीय सेना के पहले से चले आ रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन के साथ तकनीकी विकास और उत्पाद निदेशालय को मिलाकर डीआरडीओ बनाया गया था विद्यार्थियों। तो डीआरडीओ इन 3 को मिलाकर बनाया गया था। और डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 में होती है। मौजूदा समय में डीआरडीओ के पास 5,000 से ज्यादा वैज्ञानिक है। अभी आंकड़े आए थे, ये आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूं। और 30,000 से ज्यादा कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं डीआरडीओ के भीतर। अब डीआरडीओ देखो कब चर्चा में रहा था? हाल ही में 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया गया, उस समय भी हमने इसको पढ़ा। इसके अलावा इसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया था, उस समय भी हमने डीआरडीओ को पढ़ा। तो डीआरडीओ इस समय चर्चा में रहा जब जब भी जो मैं बताता रहता हूँ। इसके अलावा हाल ही में वेस्ट बंगाल ने SC/ST जाति के लिए छात्रों के लिए एक निःशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल जिसका नाम योगी श्री शुरू किया है। तो योगी श्री क्या है कि SC/ST के जो कैंडिडेट है, छात्र हैं, उनके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल है, उसको कहा नाम दिया गया है यहाँ पर योगी श्री। ये किसके द्वारा किया गया विद्यार्थियों? ये किया गया पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। योगी श्री के नाम से विभिन्न प्रवेश और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के पश्चिमी बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल पेश किया गया है। और पश्चिम बंगाल में 50 केंद्र खोले जाएंगे जहां SC/ST छात्र प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए पूर्ण प्रशिक्षण ले सकेंगे। इसी के साथ 46 केंद्र सरकारी नौकरियों, सिविल सेवा आदि के लिए SC/ST छात्रों को मुफ्त में प्रशिक्षण देने के लिए ये प्रदान किया जाएगा, खोला जाएगा। अगला फैक्टर है कि हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार MSME क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। तो शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा विद्यार्थियों? उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। MSME का पूरा नाम होता है हिंदी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। इंग्लिश में बात करें तो M का मतलब यहाँ पे माइक्रो से लिया गया, S का मतलब स्मॉल से लिया गया, और M का मतलब मीडियम से लिया गया, E का मतलब एंटरप्राइजेस से लिया गया। तो MSME का पूरा नाम क्या हो जाता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसका पूरा नाम हो जाता है। हिंदी में बात करें तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम इसका नाम हो जाता है। CBRE साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने MSME आर्थिक समृद्धि के इंजन को उजागर करना नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। भारत में पंजीकृत कुल MSME का लगभग 40% हिस्सा 3 राज्यों का है। 3 राज्य कौन कौन सा है? पहले नंबर पे आ गया यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद MSME क्लस्टर के रूप में उभरे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी देखें तो कौन कौन से? आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद। विद्यार्थियों, वाराणसी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका लोकसभा क्षेत्र भी है, ध्यान रखना, यहाँ से चुनाव जीत कर आए हुए। अगला है हाल में बसु राजू एस, जो कि एक IAS ऑफिसर है, उनको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नया सचिव नियुक्त किया गया। तो CM का नया सचिव नियुक्त किसको कर दिया गया विद्यार्थियों? IAS ऑफिसर बसवराज
एस इनको नियुक्त किया गया है। इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं, यही है, ध्यान रखना। देखिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, विष्णुदेव साय हैं। बसुराज एस छत्तीसगढ़ कैडर के 2007 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में अपनी भूमिका के अलावा और बसुराज राजू एस क्या करेंगे विद्यार्थियों, तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के सचिव के साथ साथ शहरी प्रशासन और विकास सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी ये संभालेंगे। ये इनके अतिरिक्त चार्ज भी होंगे इनके पास। अब छत्तीसगढ़ स्टेट चर्चा में आ गया, तो छत्तीसगढ़ आपको पता है 26वें नंबर का राज्य बना था। और किससे अलग हुआ था, ये एमपी से अलग हुआ था। और कब अलग हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। अर्थात छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ वो कब हुआ है, 1 नवंबर 2000 को। इसलिए प्रतिवर्ष ये अपना स्थापना दिवस कब मनाएगा, 1 नवंबर को मनाता है। यहाँ के जो पहली बार सीएम बनाए गए वो अजीत जोगी मरवाही को बनाया गया, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित था। और पहली बार जो राज्यपाल बने वो कौन बने, दिनेश नंदन साय। वर्तमान में यहाँ की राजधानी रायपुर या नया रायपुर जिसको कहते हैं, कई बार अटल नगर भी नाम मिल जाता है आपको। वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम क्या है, विष्णुदेव साय, भाजपा पार्टी से संबंधित है। अभी चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में विद्यार्थियों, तो अभी ये चुनाव जीत कर आए हैं। इनसे पहले यहाँ पर भूपेश बघेल हुआ करते थे जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। अब पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, अब सरकार किसकी बन गई है, बीजेपी की बन गई है। ध्यान रखना, किसकी बन गई है, बीजेपी की बन गई है। वर्तमान राज्यपाल कौन है यहाँ पर, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ध्यान रखना। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर कौन है, रमन सिंह जी है। यहाँ के विधानसभा स्पीकर कह दो या विधानसभा अध्यक्ष कह दो, क्योंकि स्पीकर को अध्यक्ष भी कहते हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है छत्तीसगढ़ का वो एक सदनात्मक है। कैसा है, एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक से तात्पर्य केवल विधानसभा पाई जाती है, विधान परिषद नहीं। यहाँ से लोकसभा की सीटें 11 जाती है और राज्यसभा की सीट 5 जाती है। यहाँ विधानसभा की सीटें 90 है। जिलों की संख्या 33 है। राज्य पशु यहाँ का जंगली भैंसा या वन भैंसा जिसको कहते हैं। राज्य पक्षी पहाड़ी मैना होता है। राज्य वृक्ष साल या सरई। यहाँ का जो वाहन अक्षर होता है वो सी होता है। क्या होता है, जी यहाँ का वाहन अक्षर है, तो ये भी थोड़ा आपको याद रखना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में है और नेशनल पार्क यहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क, अचनाक मार वन्य जीव अभ्यारण्य, गुरु घासी दास पार्क भी विद्यार्थी यहाँ पर। ये लोक नृत्य यहाँ के सुआ नृत्य, चंदेल नृत्य वगैरह सब यही किए जाते हैं। इसके अलावा चर्चित स्थलों की बात करें तो बिलासपुर, दुर्ग जिला वगैरह सब छत्तीसगढ़ के चर्चित स्थल है। ये अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, झारखंड और ओडिशा। मुख्य भाषा है यहाँ की हिंदी, छत्तीसगढ़ उर्दू। और विधानमंडल कैसा है, एक सदनात्मक, इस पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। इससे पहले कब कब छत्तीसगढ़ चर्चा में रहा, तो विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया, यानी कि ड्राई डे घोषित कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है वो पुरुषोत्तम श्री राम जो है उनका ननियाल है। क्योंकि 22 जनवरी को विद्यार्थियों इनका जो मंदिर है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। कब किया जा रहा है, 22 जनवरी 2024 को। कहाँ पर किया जा रहा है, अयोध्या में। लेकिन ननियाल बताया जा रहा है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। इसलिए इस दिवस को क्या कर दिया गया, ड्राई डे घोषित कर दिया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया स्पीकर बनाया गया जब चर्चा में रहा। उसके अलावा विष्णुदेव साय यहाँ के सीएम बने, उस समय चर्चा में रहा कि जो कि पहले आदिवासी सीएम के रूप में शपथ ली इन्होंने। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों का विस्तार को लागू किया। और सीएफआर अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना था, छत्तीसगढ़। उस समय भी चर्चा में रहा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की, जब भी चर्चा में रहा। प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित किया गया, उस समय चर्चा में रहा छत्तीसगढ़। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू किया गया, पूर्व सरकार के द्वारा किए गए, इस सरकार के द्वारा किए गए कार्य नहीं है सारे। आगे देखो, हाल ही में दुबई, जो कि कहाँ है, यूएई में। दुबई विद्यार्थियों यूएई का एक प्रसिद्ध शहर है। यूएई की जो राजधानी होती है वो तो आबू धाबी होती है। क्या होती है, आबू धाबी। लेकिन अगर बात करें यूएई का जो प्रमुख शहर है उसका नाम दुबई है। दुबई देखो चर्चा में क्यों रहा है, हाल ही में दुबई लगातार 3 वर्षों तक नंबर 1 वैश्विक गंतव्य का खिताब हासिल करने वाला पहला शहर बन गया विद्यार्थियों। क्या बन गया है, पहला शहर बन गया है। तो पहला शहर कौन सा बना, दुबई। कौन सा बन गया, दुबई बन गया। ये रिपोर्ट जारी करता कौन है विद्यार्थियों, तो ये ट्रिप एस डी विजर ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड के द्वारा इसको ये रिपोर्ट जारी की गई है। पुरस्कार विशेष रूप से लाखों यात्रियों की समीक्षाओं पर आधारित है, जो कि दुबई के उत्कृष्ट आतिथ्य और आकर्षण को दर्शाता है। ठीक है, और दुबई एक प्रतिष्ठित शहर है, ये आप जानते ही हैं। अब यूएई चर्चा में आ गया तो यूएई के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं।
यूएई को हम हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, इंग्लिश में यूनाइटेड अरब अमीरात बोलेंगे। मध्य पूर्व एशिया महाद्वीप में स्थित देश है जो कि फारस की खाड़ी के जो 7 शेख राज्य हैं उनसे मिलकर बनता है। ये शेख राज्य 7 कौन कौन से हैं? तो इनका नाम आता है, एक तो आबू धाबी, एक शारजाह, एक दुबई, एक अल कुवैन, एक अजमान, एक फजी राहा और एक रस अल खेमा। ये सब होते हैं और इसकी जो राजधानी होती है वो आबू धाबी है। प्रधानमंत्री यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। यहाँ की मुद्रा का नाम यूएई दिरहम होता है। राष्ट्रपति का नाम मोहम्मद बिन जायद अल नायान है। संसद का नाम फेडरल नेशनल काउंसिल के नाम से जाना जाता है। यहाँ की राजभाषा अरबी है। मान्यता प्राप्त अन्य क्षेत्रीय भाषाओं जैसे अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, फारसी सब है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुबई है विद्यार्थियों, जहाँ पर आईसीसी का मुख्यालय है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो परिषद है उसका हेडक्वार्टर भी दुबई में है। देखो दुबई चर्चा में कब या यूएई चर्चा में कब कब रहा, तो देखते हैं। भारत ने एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की, तब भी ये चर्चा में रहा। डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास भारत और यूएई के मध्य हुआ, तब चर्चा में रहा। COP28 का जो शिखर सम्मेलन है इस बार की जो अध्यक्षता की वो यूएई के द्वारा की गई। आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों, COP29 इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा और कब होगा? आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? यूएई में। इसके अलावा भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन आबू धाबी में हुआ। क्षुद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाने के लिए 13 साल के अंतरिक्ष मिशन योजना यूएई की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के जो आबू धाबी में PAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये 14 फरवरी को जाएंगे, वैलेंटाइन डे के दिन। इसके अलावा दुबई में 5 दिवसीय गिटेक्स ग्लोबल 2023 टेक्निकल उत्सव का आयोजन किया गया, उस समय भी चर्चा में रहा ये। आगे देखो, हाल ही में यूरोपियन संघ के कुछ वैज्ञानिकों ने विद्यार्थियों 2023 वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष का विद्यार्थियों के 2023 का जो वर्ष है बहुत ज्यादा रहा। इसका मतलब क्या? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो देखो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं, समुद्रों का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। जल स्तर बढ़ेगा तो स्थल घटेगा, स्थल घटेगा तो जो तटीय शहर है, तटीय स्थल है, वो जलमग्न हो जाएंगे विद्यार्थी। कोई समय ऐसा आ जाएगा तो काफी कुछ क्लाइमेट पर प्रभाव पड़ेगा उसका। तो ये कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी C3S ने घोषणा की कि 2023 के रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था, जो कि संभवतः पिछले 1 लाख वर्षों में सबसे गर्म अवधि बताई गई है। तो विद्यार्थियों 1 लाख वर्षों की देखें हम, सबसे गर्म वर्ष किसको बताया गया है? 2023 को बताया गया है, ध्यान रखना। 2023 में वैश्विक औसत तापमान 1850 से 1900 की पूर्व औद्योगिक अवधि की तुलना में 1.48 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म था। 2015 का जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने से रोकने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब इसमें जो पेरिस समझौता हुआ था 2015 में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 1.5 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों, लेकिन अभी तो कितना हुआ है? 1.48 हुआ है। इसका मतलब ठीक ठीक स्थिति है ये कह सकते हैं। यूरोपियन यूनियन का नाम आपने सुना ही है, इसको शॉर्ट में EU भी कहते हैं। इसमें कुल सदस्य देश 27 है और ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है। ब्रिटेन इससे एग्जिट हो गया था विद्यार्थियों। जब वो एग्जिट हुआ था उस समय भी काफी चर्चा में रहा था ये। इसके अलावा विद्यार्थियों बहुत बड़ी क्षति हुई है संगीत के क्षेत्र में। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का अभी हाल ही में निधन हो गया विद्यार्थियों। इनका जन्म 1 जुलाई 1968 को हुआ और 9 जनवरी 2024 को इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये 55वें साल के थे और लंबे समय से प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे, काफी बीमार चल रहे थे। एक संगीतकार के अलावा राशिद खान मशहूर गायक भी रहे हैं। उन्होंने राज 3 नामक मूवी में और माय नेम इज खान और मंटो जैसी कई फिल्मों में गाने गाए विद्यार्थियों। इनकी मधुर आवाज आज भी उनमें समाहित है। उस्ताद राशिद खान का जन्म, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, बदायूं में हुआ विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश में। रामपुर सहवासन घराने में ताल्लुक रखते हैं। तो कौन से घराने से ताल्लुक रखते हैं? ये रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक रखते हैं। इस घराने के जो फाउंडर है उस्ताद इनायत हुसैन खान थे, जो कि राशिद खान के परदादा थे। और राशिद खान को 2006 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। तो कौन सा अवार्ड मिल चुका है? पद्मश्री। और संगीत नाटक अकादमी भी इनको मिल चुका है, जबकि 2022 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों 4 प्रकार के नागरिक सम्मान होते हैं। सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान होता है वो कौन सा होता है? भारत रत्न। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? तो पद्म विभूषण। और तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? पद्म भूषण। और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। तो तीसरे और चौथे नंबर का इनको यह अवार्ड मिल चुका है। आगे देखिए, हाल ही में 10 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने
गांधीनगर गुजरात में 10वें वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया विद्यार्थियों। और इसकी जो थीम थी वो थी क्या, गेटवे टू द फ्यूचर। इस बार का जो 10वें नंबर का ग्लोबल समिट है ये, और इसका नाम क्या है, तो नाम भी आपको पता होना चाहिए, वाइब्रेट, ये वी है, वाइब्रेट गुजरात 2024। ये कब से कब तक आयोजित हो रहा है विद्यार्थियों, तो 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक ये आयोजित हो रहा है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी इसमें आए। मोजाम्बिक के जो राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी वो इसमें आए। तिमोर लेस्टो के जो राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा, इन्होंने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। और इसकी थीम क्या थी, गेटवे टू द, ये इसकी थीम थी। अब गुजरात में हुआ है तो गुजरात के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट है विद्यार्थियों, में कई बार इस पे चर्चा कर चुका हूं, आज केवल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूं। आगे देखिए, और ये कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है, इनको भी आप ले लीजिए। इसके अलावा गुजरात कब कब चर्चा में रहा है, ये सारे बिंदु है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कब कब रहा है। ठीक है, और अगर आपको विद्यार्थियों इस पीडीएफ चाहिए, कई बार विद्यार्थी कहते हैं सर इसकी पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ भेज दो, तो अपना वेदांत क्लासेज ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे इसकी पूरी एज इट इज पीडीएफ मिलती है, तो आप उसको वहाँ से भी रीड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ प्रमुख आयोजन हुए अभी, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट तो गांधीनगर गुजरात में हुआ। इसके अलावा 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष सम्मेलन, तो हम पार्लियामेंट 20 के नाम से जानते हैं, वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। G20 शिखर सम्मेलन विद्यार्थियों भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। विश्व और पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ ये भी। इसके अलावा 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ, कहाँ हुआ, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुआ। इसके अलावा और देखते हैं 43 नंबर का जो एशियन शिखर सम्मेलन है वो जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग में हुआ विद्यार्थियों, दक्षिण अफ्रीका में, और ये कौन से नंबर का था, 15वें नंबर का था, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन दुबई में हुआ, और दुबई कहाँ, अभी चर्चा की मैंने आपके सामने, यूएई में। और COP28 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, दुबई यूएई में। इसके अलावा G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ विद्यार्थियों हिरोशिमा में। और हिरोशिमा कहाँ पड़ता है, जापान में। कहाँ पर, जापान, और जापान की राजधानी क्या होती है, टोक्यो। इसके अलावा जो आज का जो मोटिवेशनल कोड है विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद के लाइन है, उनको देखिए, जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे, यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे, अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। मतलब सोच सोच का फर्क है विद्यार्थियों, आप जैसा सोचते हो वैसा आप बन जाओगे। और इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास ऑफ करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है, कमेंट करिए, और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहेगा। थैंक